चलिए, चलिए, सभी को सभी को नमस्कार, नमस्कार, सभी सभी का का स्वागत है। स्वागत है। आज आज हम हम एनपीए एनपीए पे पे बात बात कर कर रहे हैं। रहे हैं और और अगर अगर कोई भी भी बैंकर बैंकर है, है, बैंक बैंक में में पैसा पैसा पब्लिक पब्लिक से से लेता लेता है, है, कहीं कहीं से भी से भी लेता है, लेता है, उसको उसको कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं लैंडिंग लैंडिंग करता है। करता है। और और अगर अगर लैंडिंग लैंडिंग करता है करता है तो तो लैंडिंग लैंडिंग करना करना एक एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज चैलेंज है। है। और और उससे उससे बड़ा बड़ा चैलेंज चैलेंज ये ये आता है आता है कि कि वो वो पैसा पैसा जो जो हमने हमने दे दे दिया दिया है समय समय से से वापस वापस भी आ भी आ जाए, जाए, क्योंकि क्योंकि बैंक की बैंक की इनकम इनकम उसी उसी पैसे की पैसे की वापसी वापसी से से होती होती है। है। और और आपको आपको मालूम है मालूम है कि कि हमारे हमारे खासकर खासकर से से जो जो लोकल लोकल एरिया एरिया बैंक बैंक होते होते हैं हैं या या कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक्स बैंक्स होते हैं, होते तो हैं, तो वहाँ वहां पर पर जो जो रेगुलेशंस रेगुलेशंस हैं हैं उसको उसको हम हम किन्हीं 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 कारणों कारणों से से फॉलो फॉलो नहीं नहीं कर कर पाते पाते हैं। हैं। और और उससे उससे हमको हमको हमारी हमारी जो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, profitability है, हमारा हमारा जो जो नाम है नाम है बैंक का, उनका, हमें हमें जो जो आरबीआई आरबीआई की की जो जो फैसिलिटीज फैसिलिटीज मिल मिल सकती हैं सकती हैं वो वो नहीं नहीं मिल मिल पाती है पाती। दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो तो हमको हमको इस इस तरह तरह से से करेंगे करेंगे कि कि पहले पहले थोड़ा थोड़ा सा सा रिटर्न रिटन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भी भी दिखाते दिखाते रहेंगे, रहेंगे, बात भी बात भी करते करते रहेंगे। रहेंगे, बीच बीच में में आपको आपको किसी किसी को भी को भी कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना पूछना हो, हो, हैंड हैंड रेज रेज करके करके पूछ पूछ सकता सकता है। है। साथ 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 में में माइक माइक खोल खोल करके करके पूछ पूछ सकता है। सकता है, अगर अगर ज़्यादा ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी आएगी माइक माइक से से तब तब मैं मैं आपका आपका माइक माइक बंद बंद करूंगा। करूंगा। अभी अभी मैंने मैंने खुला। खुला। और और एक एक बात का बात का विशेष विशेष ध्यान ध्यान रखें रखें कि कि जूम जूम हो हो या या गूगल गूगल मीट मीट हो, हो, आप आप जो जो बात बात करते करते हैं हैं वो वो आपको नहीं आपको नहीं सुनाई सुनाई देती देती है, है, बाकी बाकी सबको सबको सुनाई सुनाई देती देती है। है। तो तो अगर अगर आप आप चाय चाय पी पी रहे रहे हैं, हैं, अपने अपने स्टाफ स्टाफ को को डांट रहे हैं, कुछ मजाक मजाक कर कर रहे रहे हैं हैं और और आपका आपका माइक माइक खुला हुआ हुआ है, है, तो तो अनसेंसर्ड वो अनसेंसर्ड वो सबके सबके पास पास जाता जाता है। है। तो इसका इसका विशेष विशेष ध्यान ध्यान रखें। तो रखें। तो इसलिए इसलिए सबसे सबसे पहले पहले ये ये इंश्योर इंश्योर कर कर लीजिए कि लीजिए कि आपका आपका माइक माइक बंद बंद है। है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, दोस्तों, एनपीए एनपीए की की बात बात हमने हमने बेसिक बेसिक बात बात बता दी। बता और दी, और एनपीए का एनपीए का एक एक बहुत बहुत एक एक ओवरव्यू ओवरव्यू टाइप टाइप का का है। है। वैसे तो वैसे तो क्लास क्लास इसकी जो इसकी जो होती होती है है तीन तीन चार चार घंटे घंटे में में बहुत बहुत सारी सारी बातें बातें कवर कवर होती हैं, होती लेकिन हैं, फिर लेकिन भी फिर हम भी कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो पाएगा हम इसको हम इसको पूरा पूरा कवर कवर करने की करने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। तो तो दोस्तों, दोस्तों, सबसे सबसे पहली पहली बात है, बात है, हमने हमने कोई कोई भी भी एडवांस एडवांस दे दे दिया। दिया। अगर अगर हमने हमने कोई भी कोई भी एडवांस एडवांस दे दे दिया, दिया, वहां वहां से से हमारा हमारा इस इस चैप्टर चैप्टर की की शुरुआत हो शुरुआत हो जाती जाती है। है। एडवांस एडवांस देने दे का मतलब, पहली पहली बात बात, है, एडवांस एडवांस या या लोन लोन देना देना हमारी हमारी टेक्निकल टेक्निकल भाषा भाषा में में उसको उसको हम हम एसेट एसेट बोलते बोलते हैं। हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि जितनी जितनी हम हम पब्लिक पब्लिक से से लायबिलिटी लायबिलिटी क्रिएट क्रिएट करते करते हैं, हैं, जितने जितने हमारी हमारी पब्लिक पब्लिक को को देनदारी देनदारी बनती है, है, उस उस देनदारी देनदारी को को हम हम लोग लोग कन्वर्ट कन्वर्ट करते करते हैं हैं एसेट एसेट में। में। अगर अगर हम हम उसको उसको एसेट एसेट में में कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं नहीं करेंगे करेंगे तो तो हम हम कुछ अर्निंग अर्निंग नहीं नहीं कर कर पाएंगे, और पाएंगे, और अर्निंग अर्निंग नहीं नहीं कर कर पाएंगे पाएंगे तो तो हम हम एज ए एज ए बैंक बैंक सर्वाइव सर्वाइव भी भी नहीं नहीं कर कर पाएंगे। ठीक है, पाएंगे। जिनके जिनके भी भी जूम में जूम में मेरे मेरे सामने सामने एक एक आपके आपके स्क्रीन स्क्रीन पे पे एक एक ऊपर ऊपर टॉप टॉप में में फोटो आ फोटो आ रहा रहा है, है, उसको उसको आप आप फिंगर फिंगर से से चाहें चाहें तो तो आप आप साइड कर साइड सकते हैं। ठीक है, कर। और और मेरा ये मेरा जो ये जो पोस्चर है पोस्चर वो है वो आपको आपको वैसे वैसे प्रॉपर प्रॉपर दिखाई दिखाई देगा। देगा। ठीक, ठीक, चलिए। चलिए। तो तो इसको इसको हम हम 1 से 1.5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में इसको इसको रैप अप रैप अप करेंगे। करेंगे। और और स्पेसिफिक कोऑपरेटिव स्पेसिफिक बैंकर्स बैंकर्स में में जो 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 बातें बातें होती हैं होती वो हैं वो करेंगे। करेंगे। सबसे सबसे पहले पहले इसका इसका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव पे बात बात करेंगे। करेंगे। उसके उसके बाद बाद एनपीए, एनपीए, आउट आउट ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर और और ओवरड्यू। ओवरड्यू, ये ये तीन तीन ऐसी ऐसी टर्म टर्म है है जो जो सब सब भाई 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 लगती लगती हैं, हैं, लेकिन लेकिन इनको इनको बहुत बहुत बारीकी बारीकी से से समझना समझना होगा होगा हमको। हमको। और और इनकम इनकम की की रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन और और उसकी उसकी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, एसेट का एसेट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और और एनपीए एनपीए को को कंप्यूट कंप्यूट करना। करना, यानी यानी एनपीए निकालने, एनपीए का निकालने का निकालने का मतलब ये मतलब है ये है कि कि हम हम एनपीए एनपीए में में नेट नेट एनपीए और एनपीए और ग्रॉस ग्रॉस एनपीए एनपीए का का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी भी सीखेंगे। सीखेंगे। दोस्तों, दोस्तों, अभी अभी 31 31 मार्च मार्च आने आने वाला वाला है। है।
आपका जनवरी से एनपीए कम करना, एनपीए की रिपोर्टिंग करना, और खासकर से वो ब्रांच मैनेजर्स या जो स्टाफ हैं जो अभी नए हैं, जो रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं हेड ऑफिस में, तो वहां पर उनको जो दिक्कत आती है वो अगर आप इस सेशन को पूरा सुनेंगे तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। डेफिनेटली मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद एक प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो बेसिकली एनपीए इंडिया में कब आया? इंडिया में नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि भाई हमें अपनी अकाउंटिंग ठीक करनी है। तो ईयर 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ और इम्प्लीमेंट करते करते 94 तक इम्प्लीमेंट हो पाया। और मेरा सौभाग्य है कि 1995 में मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया, और उस समय पर आवाज आ रही? और उस समय पर इस एनपीए की ऐसा मतलब क्यों एक बहुत बड़ा सर्कुलर आया, तो उसको समझना पड़ा। तो नेशनलाइज बैंकों में जो आरबीआई के रेगुलेशंस होते हैं उसको बहुत फॉलो किया जाता है। तो बहुत अच्छी तरह समझा, और आज मेरे को 30 साल से ज्यादा इस पे काम करते हुए हो गए। बहुत बहुत बारीकियां
बारीक केस हमारे सामने आए तो उसको हमने देखा कैसे, तो वो मैं अपने एक्सपोजर को यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, क्या पर्पज है कि हम एनपीए को सीखें पढ़ें? सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी। तो आपकी, अब आपको पता होगा कि नाबार्ड ने कह दिया है कि जो भी सिस्टम जनरेट कर रहा है उसको ओके करो, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम में कुछ अभी टेक्निकल दिक्कतें अभी भी हैं, तो हमें मैनुअल काम करना ही पड़ता है। सॉफ्टवेयर से भी लेते हैं, लेकिन क्रॉस चेक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। अब ऐसा ना हो इस बार आप कहें कि साहब हमारा 20% एनपीए है, अगली बार कहें 5% है, और नेक्स्ट टाइम आप कह दें 30% है। इसका मतलब आपके जो एनपीए की कैलकुलेशंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ छूट जा रहा है आपसे, कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, और बैंकिंग डिसिप्लिन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो 94 से सिलसिला शुरू हुआ, आज तक चल रहा है, चलता रहेगा। पहले बैंक अपने खराब अकाउंट्स को किसी और तरह से जानते थे। ठीक है, इन रीजन से हमें एनपीए की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज हम यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द आता है IRAC, जिसको हम आयरेक नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आयरेक नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब आयरेक का बहुत सिंपल सा मतलब है, IR का मतलब इनकम, इनकम को रिकॉग्नाइज करना, कितनी इनकम हो रही है। AC का मतलब है एसेट को क्लासिफाई करना है। एसेट से मतलब आपके जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं उनको हम एसेट कहते हैं। और इसमें बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट का भी एक पार्ट शामिल करते हैं। कब? अगर इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेगुलर आता है वो आपका रेगुलर नहीं आ रहा है, या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पर डिविडेंड नहीं आ रहा है, तो ये चीजें भी हमारी एनपीए में कन्वर्ट होती है। क्यों? इनकम नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, और इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है, पी। पी मीन्स प्रोविजनिंग, कि हम इस एसेट्स के अगेंस्ट में कितना हमको लॉस हो सकता है, उसके लिए हमने अलग से एक बक्सा बना के रख लिया। अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से कुछ पैसा वहां रहता है। बिल्कुल ठीक इस तरह जैसे आपके घर में कोई मैरिज होने वाली है या कोई बड़ा कोर्स कोई करने वाला, तो उसके लिए प्रोविजन करना। ठीक है, और लास्ट एस्पेक्ट आता है इसमें कैपिटल एडिक्वेसी, जिसको हम बेसल नॉर्म्स के तरह भी जानते हैं। तो एनपीए अगर है, उसके कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स भी थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इतनी चीज हम लोग कवर करेंगे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, अब जैसे कॉमर्शियल बैंक करते हैं ऐसे ही आपको भी करना। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत से लोग, आप बहुत सीनियर हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, आता होगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ बारीक चीज छूट ना जाए आपसे। देखिए, कोई भी अकाउंट हमारे लिए जब स्टार्टिंग करता है तो इस सफर से स्टार्ट करता है, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड शुरू किया, इसका मतलब दो चीजें हो सकती है, कि उसकी ड्यू डेट पर जो भी आपने उससे इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट मांगा वो क्लियर है। अगर ड्यू डेट पर वो क्लियर है तो उसको हम रेगुलर कहते हैं। लेकिन ड्यू डेट की नाइट, जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि मेरे को इंस्टॉलमेंट 10th को चाहिए, 10th की नाइट को 11, 12, 1 बजे जब भी आपके सिस्टम में हेड ऑफिस से, विप्रो से ईओडी हो जाती है, जैसे ही ईओडी हो जाती है, अगर वो बंदा आपको उस तारीख में पैसा नहीं देता है और ईओडी हो जाती है, तो ईओडी होते ही उस अकाउंट में स्टैंपिंग हो जाती इर्रेगुलर की। रेगुलर की स्टैंपिंग रहती है सिर्फ एक दिन, जिस दिन ड्यू होता है और उससे पहले। लेकिन जैसे ही, और ये हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप पैसे को ड्यू नहीं करेंगे, कई बार होता है आपके कोई अकाउंट है 2 साल से एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी सिस्टम स्टैंडर्ड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम को बताया नहीं कि इसे पैसा लेना कब से है, या मोरेटोरियम अननेसेसरी गलती से लंबा डल गया। तो जब आप डिमांड, इसको बोलते हैं आप लोग आम भाषा में डिमांड रेज करना, डिमांड रेज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे ही इर्रेगुलर का ब्रांडिंग हुई मॉर्निंग में, इसको हम बोलते हैं ईओडी या बीओडी नेक्स्ट डे, रात को विप्रो वालों ने सब ओके किया तो उसमें एक स्टैंप लगा दी, इर्रेगुलर अकाउंट। ठीक है, वो इर्रेगुलर अकाउंट जब तक
चलेगा तो उसका नाम SMA चलेगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट। और वो कब तक? अगर वो बंदा 1 से लेके 30 दिनों तक हमारे पास ओवरड्यू रखता है और पैसा नहीं लाता है, उसको हम SMA 0 कैटेगरी में कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है SMA 1, जो कि 31 डे से 60 डेज तक आता है, और थर्ड आता है 61 डेज से लेके 90 डेज तक। तो दोस्तों ये SMA का कॉन्सेप्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, काफी लोगों को पता भी होगा। तो SMA का कॉन्सेप्ट है NPA होने से पहले आपके पास अलर्ट है, और प्राइवेट बैंकों में इन SMA को एक आम भाषा के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बकेट। क्या बोलते हैं? बकेट। वो कहते हैं फर्स्ट बकेट में आ गया, तो वो उसी तरह से रिकवरी वाली टीम को ट्रांसफर करते जाते हैं। ये फर्स्ट बकेट है, ये सेकंड बकेट है, और ये थर्ड बकेट है। थर्ड बकेट में कोई लोन आता तो उनके वहां आपने देखा है प्राइवेट बैंक रिकवरी के लिए कितना जतन करते हैं। ठीक है, हम लोगों के तो प्रैक्टिस में सब कुछ है नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो SMA रहेगा 90 डेज तक, इस तरह से कैटेगराइज होगा, और उसके बाद अगर उस रात भी वो पैसा नहीं लाया तो रात की EOD में, मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे हमें वो अकाउंट कैटेगराइज्ड होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब इसमें एक बात बहुत साफ साफ है, हमने 90 डेज की नाइट तक इंतजार किया, नहीं आया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो भी अकाउंट मोर देन, बोलते हैं 90 डेज नहीं बोलते, मोर देन 90 डेज रिमेन्स इरेगुलर, यानी कि 90 डेज से ज्यादा। अब 90 डेज से ज्यादा कैसे होगा? जैसे ही रात के 12 बज के 1 सेकंड होगा तो वो आपके 90 डेज को पार कर चुका है। और अभी एक और चेंज आया है, ड्यू सुबह 10 बजे से नहीं होता। जो ड्यू होता है, आपने अगर प्राइवेट बैंक से लोन लिया है, या ये इसका बजाज फाइनेंस का 0% वाला लिया हुआ, EMI फोन वगैरह आजकल ले लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी EMI सुबह 4 बजे कट गई। तो इसका मतलब आपका पहला दिन 10 बजे नहीं है। तो बैंकों को एडवाइस करा जाता है कि आप उससे पहले दिन की रात में अपना बैलेंस मेंटेन करके रखें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसीलिए हम इसको मोर देन 90 डेज, अगर कोई इरेगुलर हो गया 90 डेज 1 सेकंड, तो वो स्टैंपिंग हो जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस स्टैंडर्ड एसेट को हम लोग NPA ना बोल के PA यानी कि परफॉर्मिंग एसेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात आती है NPA में भी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सब स्टैंडर्ड फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है डाउटफुल, और थर्ड कैटेगरी है हमारी लॉस। तीनों कैटेगरी। तो डाउटफुल में डाउटफुल की 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी। और इन कैटेगरीज में क्या है, इनके डेज, वो ईयर का है कि कितने साल कहाँ रहेगा। ठीक है, जब सब स्टैंडर्ड की होता है, अभी मैं इसके आगे क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे बात आती है लॉस। किसकी बात आ रही है यहाँ पे? लॉस की। 1 सेकंड दीजिएगा जरा सा मेरे को, है 1 सेकंड। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि सब स्टैंडर्ड कब तक रहेगा। सब स्टैंडर्ड का जो स्टे पीरियड है वो 12 मंथ है, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेसिफिकली नाबार्ड की तरफ से ये हमारा 12 मंथ ना होके कितने मंथ है? 36 मंथ है। यानी हमारे कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी अकाउंट जिस दिन NPA होता है उस दिन से लेकर के 36 मंथ तक, जिसको हम ब्रॉडली कह सकते हैं 3 ईयर तक ये अकाउंट हमारे वहां कैटेगराइज होता है सब स्टैंडर्ड में। आपको बीच में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, कोई टेक्निकल पॉइंट आपका फंस रहा हो तो, जिससे सबको फायदा मिलता है कई बार। ठीक है, अब बात आती है कि सब स्टैंडर्ड रहा वो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक के हिसाब से 36 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड रहेगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे 30 यानी 3 साल तक भी नहीं लाया हो, और ये 3 साल ये वाले पीरियड को छोड़ते हुए है, 3 साल क्या है, एनपीए को है, ठीक है। 3 साल अगर वो नहीं लाता पैसा तो उसको हम कहा डाउटफुल कैटेगराइज करते हैं, और उसमें भी डाउटफुल 1। और डाउटफुल 1 कितने दिन तक रहता है, 12 मंथ तक। उसके बाद 12 मंथ तक भी नहीं लाया पैसा वो, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है डाउटफुल 2, जिसमें रहता है वो 24 मंथ तक, 24 मंथ तक। और अगर वो डाउटफुल 3 में पहुंच गया, यानी कि इससे ऊपर, अब इसको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं, देखिए डाउटफुल में कितने दिन हो गए, 36 मंथ। यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना, इस डाउटफुल कैटेगरी में अगर वो 36 महीने यानी 3 साल पूरे कर लेता है, तो उससे अगली सुबह जो होती है उसकी, वो अगली सुबह उसको क्या कहलाएगी, डाउटफुल 3 कहलाएगी, और उसको बोलेंगे मोर देन 36 मंथ। कहां पर है वो, डाउटफुल। अगर कोई अकाउंट मोर देन 36 मंथ तक, जैसे ही मोर देन 36 मंथ होंगे तो उसको हम डाउटफुल 3 कैटेगरी में रखते हैं। और कब तक रखने, कोई कोई आंसर दे सकता है कि हम लोग किसी को भी डाउटफुल 3 में कब तक रखते हैं, किसी अकाउंट को डाउटफुल 3 में कब तक रखते हैं, एनीबडी, कोई भी अगर आप आंसर देना चाहें। और इस समय तो हमने आपको बोला हुआ, तो आप माइक खोल के बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, कोई टाइम नहीं है। आपने देखा होगा आपके 15-15 साल से अकाउंट एनपीए चल रहे हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक ही है जहां चल रहे हैं। अब एक कैटेगरी और नीचे दिखाई दे रही है जिसका नाम है लॉस। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो इस लॉस में कैटेगराइज कैसे होता है, हमारे वहां ज्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है कोऑपरेटिव बैंक में। नेशनलाइज बैंक में बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है, जैसे ही उनको लगता है कि ये अकाउंट अब कुछ नहीं आने वाला, रिकमेंड करते हैं उसको लॉस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और लॉस कैटेगरी में डालने के कुछ रूल्स भी होते हैं, जो ऑडिटर अगर हमारे वहां सीए कह जाए कि इस अकाउंट को भैया लॉस कर दो, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। कोई अगर फ्रॉड होता है, अगर फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, तो वो अकाउंट भी सीधे कहां जाता है, लॉस में। और उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी लेस देन 10%। ये रूल बहुत कम लोगों को आपको मालूम होगा। ऐसा कब होता है, जब यूनिट क्लोज हो जाती है आमतौर पर, जिसके लिए आपने लोन दिया हुआ है वो यूनिट क्लोज हो गई है, उसने अपना सारा सामान सेल कर दिया, आपने रिपोर्टिंग कर दी है कि उसकी सिक्योरिटी जितनी थी आज की तारीख में लेस देन कितनी है, 10% है, तो आप उसको इमीडिएटली कैटेगराइज करेंगे कहां पे, लॉस की कैटेगरी में। ठीक हो गया। तो यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, मैं अभी एक डेट वाइज एग्जांपल लूंगा जिससे आप थोड़ा सा और फेमिलियर हो जाएं, अगर आप बहुत बेहतरी से इसको समझना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था बहुत बेसिक है ये एनपीए, लेकिन उस बेसिक में कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना एनपीए के सर्वाइवल, एनपीए और एनपीए के कॉन्सेप्ट के बिना सर्वाइवल भी नहीं है, आपको जानना भी है। कोई भी इसमें से कोई पॉइंट आपको लग रहा है, आपके बैंक में कोई केस है ऐसा स्पेसिफिकली जिसमें आप इस तरह की कुछ वो करना चाहते हैं, है कुछ किसी के पास? सर हाँ बोलिए। सर, जो सिक्योरिटी लेस देन 10% का है, जी तो जैसे हमारे सीसी अकाउंट होते हैं तो उनमें सिक्योरिटी होती नहीं है। ओडी अकाउंट जो होते हैं, सीसीओडी, सीसीएल टीचर को देते हाँ ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझिए, मैं आपको इंटरप्ट करके अभी क्लियर कर दूं, फिर अगर कोई बात होगी तो। देखिए ये सिक्योरिटी लेस देन 10% वो अकाउंट है जिसमें स्टार्टिंग में सिक्योरिटी थी, तो आपका आंसर मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। हैं। सर मिल गया। स्टार्टिंग से सिक्योरिटी अगर है, अब जिसमें शुरू से ही नहीं है वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही लेस देन 10 चल रहे हैं, वो तो 0%, जीरो सिक्योरिटी पे चल रहे हैं। तो अगर कोई अकाउंट पहले सिक्योर था, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ हो, उसकी सिक्योरिटी लेस देन 10%, उसने बेच दी या उसने खरीदी नहीं थी या जो भी गई, या
अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, वो खत्म हो गई, आग लग गई, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। वो अलग बात है, हम लोग प्रैक्टिकली उसको नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरा काम है एग्जैक्ट वो चीजें बताना जो रेगुलेटर कहते हैं हमसे। हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा एनपीए निकल रहा है, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। हम वो बात कर रहे हैं कि जिस जो आपको कभी सीए भी आए तो आप उसको चैलेंज कर पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आपका आंसर मिल गया होगा कि सिक्योरिटी का मतलब वो है वो अकाउंट जिसमें स्टार्टिंग में सिक्योरिटी थी और आज की तारीख में वो सिक्योरिटी लेस देन 10% रह गई है। ठीक है, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है, इसमें दो शब्द बड़े कंफ्यूजिंग हैं या नॉट क्लियर हैं। क्या है दो शब्द वो? पहला शब्द है आउट ऑफ ऑर्डर और दूसरा शब्द है ओवरड्यू। कोई बता सकता है अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो हमने आउट ऑफ ऑर्डर पे किया या ओवरड्यू पे किया? अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया वो हमने आउट ऑफ ऑर्डर पे किया या ओवरड्यू पे किया? हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो सारा ओवरड्यू पे किया। अभी तो इसकी बात ही नहीं करी हमने। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होता, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर स्पेसिफिकली हमारे उन लोन्स में काम करता है जो क्या होते हैं, ओडी या सीसी। अब ओडी या सीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओडी सीसी से मतलब हमारा हो गया कौन सा, जो हमारे किनको, जो हमारी सीसी लिमिट्स हैं सारी। और ओवरड्यू की बात आती है तो ओवरड्यू हमारा रहेगा कौन से अकाउंट में, या तो वो डिमांड लोन होगा या हमारा वो टर्म लोन होगा, यानी जिसमें बीच में कहीं किस्तें विस्तें आ सकती हैं वो वाला। यहां पर क्या होता है, ओडी और सीसी अकाउंट टर्नओवर के अकाउंट होते हैं, उसमें रोटेशन रिवॉल्विंग फंड है, पैसा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। ठीक है, ऐसे अकाउंट को एनपीए चेक करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। जैसे मशीन होती है ना, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डिमांड लोन टर्म लोन है तो हमारी जो डिमांड है वो दिन अगर पैसा नहीं आएगा तो हम उसको, अभी हमने पीछे बताया था, हम उसको कैटेगराइज करते हैं ओवरड्यू में। और ओवरड्यू कैटेगराइज करने के बाद ही हमारा ये सब कहानी शुरू होती है। अब आउट ऑफ ऑर्डर में कंडीशन देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन है। पहली कंडीशन है बैलेंस एक्सीड्स लिमिट, किसको, ड्राइंग पावर। यहां पर मैं आप लोग जो खासकर से फ्रेश हैं उनको दो तीन टर्म बहुत क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, एक होता है लोन को अप्लाई करने का अमाउंट। किसी ने लोन किया आपको अप्लाई कितने लाख का, 60 लाख का। फिर होता है आपने सैंक्शन किया, जिसको हम लिमिट भी बोल देते हैं, कि आपने देखा ये 60 लाख मांग तो रहा है लेकिन ये 60 लाख का काम नहीं, 50 लाख का काम है, आपने उसे 50 लाख का सैंक्शन, इसको हम कहते हैं सैंक्शन लिमिट। ठीक है, 50 लाख का सैंक्शन तो कर दिया आपने, लेकिन आपने कहा अभी हम इसे 20 ही देंगे, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं डीपी। डीपी का मतलब ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर। और ये जो है हमारे सीसी अकाउंट में यूज की जाती है कि हमने, उसने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म में 60 लिख दिया, हमारे वहां से सैंक्शन हुआ लिमिट 50 लाख, लेकिन अभी क्योंकि सीजन अप है डाउन है तो हमने कहा अभी हम उसको 20 लाख की क्या दे रहे हैं, डीपी दे रहे हैं। और अगला अमाउंट होता है आउटस्टैंडिंग। अगला अमाउंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, यानी कि उसका बैलेंस आज की तारीख में कितना है। तो देखिए, ये जो आउट ऑफ ऑर्डर का यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सीड लिमिट या ड्राइंग पावर लिखा हुआ है, दोनों बातें लिखी हुई हैं। यानी अगर आज की तारीख पे उसका बैलेंस कहीं से भी 20 लाख 50,000 हो जाए, अगर जैसे ही इसका ये बैलेंस होगा उसी दिन से वो अकाउंट हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये वाला है कि आपका ये जो अमाउंट है ये दिस इज ग्रेटर देन ऑफ क्या, ड्राइंग पावर। और दूसरा है नो क्रेडिट,
यही अकाउंट एक और ले लेते हैं जिस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग उसकी अभी केवल 18 लाख है। 18 लाख की आउटस्टैंडिंग है और 18 मैं थोड़ा सा इसको कर दूं, मेरे बॉडी के पीछे आ रहा है, ठीक है। तो 18 लाख की उसकी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसका जो ड्राइंग पावर है वो 20 है। तो ऐसा अकाउंट आमतौर पर कस्टमर हमसे आके लड़ता है कि मेरी आउटस्टैंडिंग मेरी लिमिट से कम है, बट उसने लगातार 90 डेज तक अपने वहां जो भी इंटरेस्ट लगा उसको कवर करने के लिए क्रेडिट नहीं किया। कैसे? आपने किसी को 17 लाख का 17 लाख वो आपसे ले गया और हर महीने उसका जो है मान लिया 30,000 जो है इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो ये 30,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, 30,000 का इंटरेस्ट, और वो 30,000 का इंटरेस्ट तीनों महीने उसका लगा और उसने अपने अकाउंट में ये पैसा जमा नहीं किया। कौन सा? सबसे पहले ये वाला, पहला वाला। यानी अभी तक 90 दिनों में उसने 30,000 का क्रेडिट नहीं किया। इसका आउटस्टैंडिंग हो गया 790, 1790, लेकिन डीपी इसकी अभी भी मौजूद है, बट उसने लास्ट 3 महीने में जो इंटरेस्ट लगा है, खास कर से जो सबसे पहला वाला इंटरेस्ट लगा हुआ है, वो अगर 90 दिन तक नहीं जमा कर रहा है, वो अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ सकते हैं। अगर आपको ये बताया कि कई बार क्या होता है कि कोई अकाउंट हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं? दो रीजन से बताया कि एक तो बहुत क्लियर है, जितनी डीपी है, ड्राइंग पावर है, उससे ज्यादा बैलेंस चल रहा है उसका, ठीक है। कितने दिन तक? 90 दिन तक। अगर उसका कंटिन्यूअसली 90 दिन तक ऐसा चलता है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होता है। और आउट ऑफ ऑर्डर बिल्कुल ट्रीट कैसे हो जाता है कि भैया अब जो है इसका एनपीए का नंबर आ गया, ठीक है। और या उसने लास्ट 90 डे तक अपना कोई भी इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ था, लगा था, वो अभी तक उसने जमा नहीं किया है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है वो हमारा क्या हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब एक और है आउट ऑफ ऑर्डर की कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल आउट ऑफ ऑर्डर भी अकाउंट होते हैं। कोई बता सकता है टेक्निकल आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? कभी वो कस्टमर अपना अकाउंट की लिमिट को रिन्यू नहीं करा पा रहा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन को भी हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, लेकिन वो टेक्निकल होती है। और अपना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है कि अपना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो अकाउंट हमारा आउट ऑफ ऑर्डर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। टेक्निकल एनपीए बोल रहे हैं। उसका लाइसेंस है, लाइसेंस के अलावा उसका रिन्यूअल है, वो अपनी बैलेंस शीट के पेपर नहीं दे रहा है आपको, और कोई ऐसी चीज जो आपको आपने मांगी थी लेकिन वो समय से आपको नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अकाउंट क्या हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि कभी कभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट नहीं कर पाता है, तो भी वो अकाउंट की एनपीए की कैटेगरी में आता है। और ऐसे एनपीए को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनपीए। आने वाला जो समय होगा वो आपके जो फिनेकल 10 आया है उसमें बहुत सारे अकाउंट आपके टेक्निकल एनपीए आ रहे होंगे। किसी ने ऑब्जर्व किया अपनी ब्रांच में ऐसे केसेस कि उसका पैसा भी आ रहा पूरा, लिमिट के अंदर भी है, डीपी उसकी जो है आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है, मिल रहा सब कुछ, इंटरेस्ट भी दे रहा है? किसी ने ऑब्जर्व किया? अभी क्योंकि हम लोग अभी एनपीए तो देखेंगे 31 मार्च को, लेकिन सिस्टम ने एनपीए दिखाने शुरू कर दिए अपनी। अगर आप सिस्टम की एनपीए की रिपोर्ट निकालेंगे, अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा एनपीए आ रहे हैं, खासकर से सीसी अकाउंट वाले, तो उसमें टेक्निकल एनपीए के बहुत सारे केस हो सकते हैं। और वो केस जैसे मान लिया स्टॉक स्टेटमेंट है, स्टॉक स्टेटमेंट भी सिस्टम में डलेगा। अगर नहीं डलेगा तो वो अगर देखेगा कि 90 डेज का टाइम हमने उसको दिया और प्लस
90 डे उसने जमा नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि उसको स्टॉक स्टेटमेंट 31 मार्च को देना है, अगर 31 मार्च को उसके स्टॉक स्टेटमेंट देना है और उसने वो स्टॉक स्टेटमेंट नेक्स्ट 90 डे तक नहीं दिया, तो हम उसको एडिशनल 90 डेज देते हैं। यानी कि यहां से खतरा शुरू हो जाता है। और अगर इन टोटल कोई भी अकाउंट पेपर की वजह से, लिमिट रिन्यूअल की वजह से अगर 180 डेज तक रह जाता है, वो अकाउंट भी एनपीए होगा। और ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? टेक्निकल एनपीए बोलते हैं। तो इन तरह से कोई भी अकाउंट। अब बात आती है एग्रीकल्चर की, हमने बात करी। अगर शॉर्ट क्रॉप है तो 2 क्रॉप तक टाइम देते हैं। किनको? जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देते हैं, अगर वो छोटी फसलों के लिए एसटीएल लेके जा रहा है, तो वहां पर वो बताता है कि ये छोटी क्रॉप वाला लोन है, तो उसको हम 2 क्रॉप, और लॉन्ग टर्म शुगर केन के लिए लिमिट लेके जा रहा है तो 1 क्रॉप, और कुल मिला के देखें तो 2 क्रॉप, यानी कि 1 साल से ज्यादा का समय कहीं पर भी हम उसे नहीं दे पाते। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है। आपके वहां एक कस्टमर है, मान लिया मिस्टर ए। मिस्टर ए के 3 अकाउंट आपके वहां है। एक चल रहा है कार लोन, एक चल रहा है हाउसिंग लोन, और एक चल रही है उसकी सीसीएल। ये दोनों अकाउंट उसके बिल्कुल ओके हैं, यानी ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। जरा इस केस को देखिएगा जरा, ये दोनों अकाउंट्स के स्टैंडर्ड हैं। ठीक है। और ये तीसरा वाला अकाउंट सीसीएल वाला एनपीए है। तो आप में से कोई बता सकता है कि उसका कार लोन है 6 लाख का, हाउसिंग लोन है 50 लाख का, और सीसीएल है 20 लाख का। कोई बता सकता है कि उसका कितना टोटल एनपीए है? जो सीनियर लोग हैं कोशिश करें बताने की, एक्सपर्ट लोग जो हैं। आपको केस समझ में नहीं आया? ए नाम का बोरोवर है, उसने कार लोन ले रखा 6 लाख के आउटस्टैंडिंग है, जो कि स्टैंडर्ड है। हाउसिंग लोन ले रखा 50 लाख का, जो कि स्टैंडर्ड है। और सीसीएल ले रखा 20 लाख का, जो ये कर्मचारी ऋण योजना KRY ले रखा उसने, और जो एनपीए हो गया है। तो बता सकते हैं क्योंकि उसने 3 महीने से क्या है, इंटरेस्ट जमा नहीं करा, और उसकी लिमिट ऊपर चल रही है या नीचे भी चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट जमा नहीं हुआ उसमें। अगर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई भी केस आपकी ब्रांच में है तो इसके तीनों अकाउंट एनपीए हो जाएंगे। यानी एनपीए का कैटेगराइजेशन बोरोवर वाइज होता है, लोन वाइज नहीं होता है। एक आदमी ने अगर 3 लोन या 4 लोन लिए हैं, उसका एक भी अकाउंट अगर एनपीए है तो वो सारे अकाउंट एनपीए होंगे। अगर आपने नहीं दिखाया और सीए ले जाएगा तो फिर उसमें फिर आपको इनकम की क्या करनी पड़ती है, जो फाइनल रिपोर्टिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 लोन चल रहे हैं, उसमें से उनका एक लोन अगर अकाउंट एनपीए है, एक लोन, तो उसके बाकी अकाउंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जितने एनपीए होंगे उतने ही देखे जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कोई इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसका अगर एक अकाउंट भी एनपीए हो जाए तो उसके सारे अकाउंट एनपीए कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक हो गया? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकम को रिकॉग्नाइज करना। जैसे आमतौर पर हमारे वहां जितने अकाउंट होते हैं, मान लिया हमने किसी को 10 लाख का लोन दिया, और हर अगर उसका बैलेंस आज की तारीख में 10 लाख है, हर महीने हम उसमें से इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है। मान लिया हर महीने उसमें 10,000 का हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ये 10,000 का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, और यहां पर हमारी आ जाती है डेट कौन सी? 31 मार्च। अगर 31 मार्च को हम लोग उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोन मैंने दिया था फरवरी में। कब दिया था? फरवरी में एक लोन दिया था, जनवरी कर लेते हैं। अगर मैं किसी को जनवरी में 10 लाख का लोन देता हूं, तो जनवरी का इंटरेस्ट, फरवरी का इंटरेस्ट, और मार्च का इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट लग गए उसमें। ठीक है। जिसमें से पहला वाला इंटरेस्ट तो उसने हमको पेमेंट कर दिया, लेकिन ये 2 इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए। कोई बता सकता है कि ये अकाउंट अगर 10,000 का इंटरेस्ट और उसकी ईएमआई मान लिया 15,000 थी, उसने 15,000 पेमेंट कर दी। कौन सी वाली? जनवरी वाली।
फरवरी और मार्च वाली नहीं करी। ये अकाउंट क्या एनपीए है या नहीं है, बता सकते हैं कोई? ये अकाउंट एनपीए कैटेगरी में है या नहीं है? अभी आप लोग नहीं बोल रहे हैं। जब आपकी अभी 15 मार्च की और एक्सरसाइज शुरू होगी तब आप फिर पूछेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे, अपने गुरु से पूछेंगे, हेड ऑफिस पूछेंगे। नहीं है सर, एनपी नहीं है। नहीं एनपीए, बहुत साफ साफ दिख रहा नहीं एनपीए। बट इसमें एक टेक्निकल दिक्कत है जो हमें उस दिन परेशान करेगी। कोई बता सकता है कौन सी दिक्कत परेशान करेगी? एनपीए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इरेगुलरिटी है वो केवल 60 डेज वाली है, 2 महीने वाली। अगर ये वाली ईएमआई भी नहीं आई होती तो एक बार को एनपीए की तरफ जा सकता था। अब पॉइंट ये है कि ये जो 10-10 हजार का इंटरेस्ट हमने अपने कहाँ ले लिया है, कहाँ ले लिया हमने? प्रॉफिट में ले लिया। तो जो 10-10 हजार का इंटरेस्ट हमने अपने प्रॉफिट में ले लिया है, इस 10,000 के इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूआई। यूआई का मतलब अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट। यूआई का मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, यानी नॉन कैपिटलाइज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, यानी कि हमको पैसा मिला नहीं बट हमने कहाँ ले लिया? प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि ये 10,000 इसका अकाउंट डेबिट होता है और हमारा इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और हमारी प्रॉफिट में चला जाता है। तो आपको ध्यान होगा जब हम पूरी सीट बनाते हैं लोन्स की अकाउंट की, उस अकाउंट की सीट में एक लास्ट में कॉलम होता है कैपिटलाइज इंटरेस्ट। तो अगर नॉन कैपिटलाइज इंटरेस्ट है, जो हमने कैपिटलाइज तो कर दिया लेकिन अभी वो क्या है? अनरियलाइज्ड। हमने अपनी इनकम में तो ले लिया लेकिन वो आया नहीं, तो हमें वो अमाउंट वहां पर दिखाना पड़ता है। और क्यों दिखाना पड़ता है? ये 20K का अमाउंट आपको उस कॉलम में दिखाना पड़ता है कि भैया इतना इंटरेस्ट अभी आया नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ता है? प्रोविजन। और ये प्रोविजन कितना परसेंट होता है? 100%। तो सीट बनाने में ये वाला कॉलम जो होता है आपको बड़ा परेशान करता है, ठीक है? तो यहाँ तो ये सिस्टम हो गया। लेकिन अब जो है बैंक जो है अपनी अकाउंटिंग को और रिफाइन कर रहे हैं और बहुत सारे बैंक ये काम कर रहे हैं। क्या लिखा मैंने, क्या अंडरलाइन किया? रिवर्सल। यानी जो भी इनकम अगर नहीं आई तो उसको रिवर्स कर देते हैं, उसके अकाउंट को क्रेडिट करके इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मार देते हैं। कहते हैं भैया अभी हमने इंटरेस्ट लगाया ही नहीं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट लगा देंगे तो प्रॉफिट में जाएगा और प्रॉफिट में जाने का मतलब है आपको उसमें टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है, अकाउंटिंग के हिसाब से होता है, ठीक है? तो पॉलिसी अब ये हो गई है कि इनकम को बुक करने का मतलब तभी आप उसे प्रॉफिट में ले जाएं जब वो क्या हो जाए? रियलाइज हो जाए, पैसा आ जाए आपके पास, ठीक है? और अगर वो पैसा नहीं आता है तो जिस दिन वो अकाउंट एनपीए होगा, जिस दिन वो अकाउंट एनपीए होगा उस दिन हमको वो जो अमाउंट है वो रिवर्स करना पड़ेगा वापस, और वो एक तरह से प्रॉफिट से हट जाएगा, ठीक है? अब बात आती है रिकवरी जब आती तो कैसे करते हैं? रिकवरी का बहुत सिंपल सा फंडा है। जो सबसे पुरानी रिकवरी है वो सबसे पहले ली जाएगी। अगर मान लिया उस बंदे ने 6 महीने से आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है या इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो सबसे पुरानी वाली पहले ली जाएगी। आपने देखा होगा इसमें कंप्यूटर में एक सीट आती है, उसमें हर महीने का दिखाता है कि इस महीने का भी ओके, इस महीने का भी ओके, फरवरी का 15,000, मार्च का 28,000, ऐसे करके वो दिखाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर रिकवरी अप्रोप्रिएशन जो है कैसे करते हैं कि जितना जितना पैसा पुराने उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो लेते जाते हैं, ठीक है? और इंटरेस्ट की एप्लीकेशन की बात करें, अगर अकाउंट एनपीए हो जाए और फिर भी उस अकाउंट में आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं करना उसे, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ यूआईपीवाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। कैसे प्रीवियस ईयर? यही केस अभी हमने देखा 31 मार्च को, ये केस अभी स्टैंडर्ड है। और इस भाई ने क्या किया, हमारी अप्रैल और मई वाली भी किस्तें मिस कर दी।
तो हमने उस पे इंटरेस्ट लगाना तो चलो बंद कर दिया क्योंकि ये एनपीए हो चुका है। तो ये अकाउंट अगर एनपीए हो गया है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग हम कब करेंगे? 31 मार्च ऑफ कब करेंगे? 27 को करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अकाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में एनपीए हुआ है, तो इसमें जो 20,000 रुपए हैं वो तो ये बन जाएंगे, और जो हमने अप्रैल और मई में जो लगाया है इंटरेस्ट, वो इस साल के लिए अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा जो 4-5 फॉर्मूले कह दो यूज होते हैं, उसमें पहला फॉर्मूला है ग्रॉस एडवांस क्या होता है। ग्रॉस एडवांस क्या होता है? जितने भी लोन्स हैं आपके, कुछ लोन्स स्टैंडर्ड हैं और कुछ लोन एनपीए हैं। अगला क्या है? ग्रॉस एनपीए क्या होता है? तो ये आपको निकालना पड़ता है, हालांकि हेड ऑफिस लेवल पे निकलता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ग्रॉस एनपीए क्या होता है कि आपका जो भी एनपीए आ रहा है टोटल, उसको अपने पूरे एडवांसेस से डिवाइड करके इनटू 100 जब हम करते हैं तो हमारा बन जाता है क्या? ग्रॉस एनपीए, जिसको हम एनपीए परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हर ब्रांच अपना ग्रॉस एनपीए निकालती है। ठीक है, नेट एडवांस की बात करते हैं तो नेट एडवांस ब्रांच लेवल पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? ग्रॉस एडवांस माइनस डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शंस का मतलब है अगर आपने उस अकाउंट के अगेंस्ट में कुछ प्रोविजन रखा हुआ है, आपके पास कोई क्लेम आके पैसा रखा हुआ है, आपके पास कुछ पैसा उसका किसी अकाउंट में रखा हुआ है या सन्डी में रखा, अगर ये अमाउंट उसमें से माइनस कर दें तो हमारा ग्रॉस एडवांस माइनस होके बन जाता है नेट एडवांस। क्या बन जाता है? नेट एडवांस। और अगर आपको कभी भी नेट, ये नेट एनपीए बन जाता है। और अगर आपको कभी भी नेट एनपीए निकालना है तो इसी नेट एनपीए को आप डिवाइड करेंगे इस नेट एडवांस से। यानी कि अगर मैं बात करूं तो डिडक्शंस जो हैं एनपीए में से भी होंगे और एडवांस में से भी होंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोग मिस करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा जो केस हमने देखा, जैसे किसी, इसमें देखो बहुत जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? किसी बैंक का इतना स्टैंडर्ड है, इतना ग्रॉस है, तो टोटल एडवांस कितना हो गया उसका? ग्रॉस एडवांस 600 करोड़। एनपीए निकालना है तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें ग्रॉस एनपीए निकालना है तो हमारा जो भी हमारा एनपीए है कितना? 100 करोड़ है। ठीक है, और 100 करोड़ आउट ऑफ 600 करोड़ है, तो हमारा ग्रॉस एनपीए तो आ गई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हमें नेट एडवांस या नेट एनपीए निकालना होता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। तो हमने बताया था कि अगर आपको नेट एडवांस निकालना है तो ग्रॉस एडवांस माइनस डिडक्शन हो जाएगा, और अगर आपको नेट एनपीए निकालना है तो जितना भी एनपीए है उसमें डिडक्शन से मतलब आप मोटे तौर पे प्रोविजन नाम दे दें उसे। ठीक है, और अगर हमें नेट एनपीए परसेंटेज निकालनी है तो नेट एनपीए डिवाइडेड बाय नेट एडवांस, यानी कि ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी बैंक एटीएम के लिए या किसी चीज के लिए या मोबाइल बैंकिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है आरबीआई में, तो आरबीआई यही पूछता है आपका ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना, उसकी एक परसेंटेज होती है, उससे कम होना चाहिए तभी वो काम करता है। ठीक है, और एसेट की क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे आ गई। वही सेम है, 12 महीने तक एनपीए अगर है तो सब स्टैंडर्ड, और ये हमने पहले बताया था। अब बात आती है प्रोविजन की। तो जब आप सीट में प्रोविजन करते हैं तो हेड ऑफिस से सर्कुलर आता है आपके पास कि कितना कितना प्रोविजन करना है। तो जो हमारा सब स्टैंडर्ड अकाउंट है उस पर तो 10% का प्रोविजन होता है। अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो जो लोग करते हैं बताइएगा। ठीक है, डाउटफुल 1 कैटेगरी के लिए 20% है, डाउटफुल 2 कैटेगरी के लिए 30% है, और डाउटफुल 3 कैटेगरी के लिए कितना है? 100%। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इतना अमाउंट हमको अपने प्रॉफिट में से साइड में रखना पड़ता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि क्या हर अकाउंट का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है? बिल्कुल, हर अकाउंट में कितना प्रोविजन रखना है हम उसको एक सीट में जोड़ लेते हैं, और टोटल, अब मान लिया हमने दिखाया कि 556 करोड़ हमें प्रोविजन चाहिए, तो आमतौर पर हम अगर 56 चाहिए तो हम कितना रख लेते हैं? 60-70 करोड़ रख लेते हैं, मतलब उससे ज्यादा रख लेते हैं प्रोविजन। एग्जैक्ट उतना तो नहीं रखते, उससे थोड़ा
ज्यादा रख लेते हैं, जिससे कि कोई कोई कमी बेसी हो तो उसको हम एडजस्ट कर पाए। ठीक है। और लॉस एसेट के लिए हमेशा 100% होता है। और अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट के लिए भी प्रोविजन कितना करना पड़ता है, क्योंकि वो हमने ले लिया अपनी इनकम में, वो हमको मिला नहीं। तो अगर वो इनकम में ले लिया और हमको मिला नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि एक भी बोरोवर का एक अकाउंट अगर है तो इसका मतलब बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन होता है। टेम्परेरी डिफिशिएंट में जैसे हमने बताया था स्टॉक स्टेटमेंट की डिले हो गई। ठीक है। लेकिन यही डिले अगर कब हो जाती है, 180 डेज तक पहुंच जाती है, तो उसको हम एनपीए कहते हैं। ठीक है। तो टेम्परेरी डिफिशियंसी अगर 180 डेज तक चलेगी तो हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्रॉप बेस्ड होता है। गवर्नमेंट गारंटीड के अकाउंट जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनमें कोई भी एनपीए नहीं होता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड हमारा है नहीं, तो उसमें भी 90 डेज का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। चलो, प्रोविजनिंग नॉर्म्स की बात आ गई यहाँ पर। ये सारी बात हमने आपको बता दी। और एक जनरल नॉर्म्स तो हो गए आपके एसेट कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। फ्लोटिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि जो आपका प्रोविजन से एक्स्ट्रा प्रोविजन आप रखते हैं तो वो एक तरह से फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्रोविजन के नाम पे यूज किया जाता है। ठीक है। और स्पेशल मैंने बताया था कि अगर मान लिया आपकी सिक्योरिटी कम हो जाए, ये लिखा हुआ वाला पॉइंट, या फ्रॉड हो जाए, तो उसको हम लोग डायरेक्टली डाउटफुल या लॉस में ले आते हैं। हाँ, डाउटफुल में डायरेक्ट कब ले आते हैं, जब उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाए, 50% हो जाए। और अगर लेस देन 10% हो जाती तो सीधे कहाँ ले आते हैं हम उसको, लॉस में ले आते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट ये है कि ये लोन एनपीए हो गए तो कैसे कैसे करेंगे, ये एक अलग से एक विषय है। इसका एक पूरा प्रोसेस है कैसे हम एनपीए कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है एनपीए के बारे में, और नेशनलाइज बैंक में तो और बहुत बड़े बड़े और भी कॉन्सेप्ट होते हैं एनपीए में, प्रोजेक्ट लोन, कंसोर्टियम। हाँ, एक कंसोर्टियम के बारे में बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारा बैंक कंसोर्टियम फाइनेंसिंग करता है और हमारे बैंक में कोई ना कोई दो चार बड़े बड़े कंसोर्टियम फाइनेंस होते हैं। मान लिया एक कंसोर्टियम को चार बैंकों ने किया, मान लिया अल्मोड़ा ने किया, चमोली ने किया, पिथौरागढ़ ने किया और नैनीताल ने किया। और ये टोटल 500 या 50 करोड़ का था। 10 करोड़ इसने किया, 5 इसने किया, 5 इसने किया और 30 इसने किया। अगर मान लिया इसमें पिथौरागढ़ वाले का अकाउंट एनपीए हो जाए तो आपको बताना है कि क्या ये सारे ही अकाउंट, सारे ही बैंक वाले अपने वहां उस अकाउंट को एनपीए ट्रीट करेंगे? जो लोग हेड ऑफिस वाले हैं बता सकते हैं? बोलिए। डीसीबी गौचर हमसे बात कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं? चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कंडीशन में अगर आपका कोई कंसोर्टियम लोन है, आपके वहां कैसा है बस आप अपनी बात देखेंगे। अगर वो लोन दूसरे के वहां एनपीए हो गया तो होने दीजिए। अब आप में से कई लोगों को क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, उसकी रिकवरी तो बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी रिकवरी आई और आपको नहीं मिली, या उन्होंने आपको भेजी और आपने कहीं सस्पेंस अकाउंट वगैरह में रख ली, या वो भेज नहीं पाए, उनके पास रखी थी वो ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो ऐसे केसेस में अगर मान लिया किसी की रिकवरी आप तक नहीं पहुंची है तो यह आपकी गलती है। रिकवरी आपके पास उसी रेशियो में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो पता लगा एक बैंक तो अपना अकाउंट एनपीए से हटा लेगा या रख लेगा, और दूसरे अकाउंट का दूसरे का एनपीए नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बीच में थोड़ा सा एक इंटरप्शन हमारा हो गया था। अदरवाइज जो है मैंने जो मैं कहना चाहता था वो मैं ऑलमोस्ट कह चुका हूँ। आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एनीवे अगर बात करूं तो मैं
कोई क्वेश्चन आपका, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपने देखा होगा, सुना होगा, डिस्कशन हुआ होगा, और वैसे भी आप कभी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। मुझे लग रहा सब लोग काफी जो है एक्सपीरियंस लोग हैं और उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि सर एनपीए तो बीच में करते हैं। कनेक्शन चला जा रहा था ना सर, हाँ, एक इसलिए। बार गया था बस। जी। वो तो 5 मिनट बिल्कुल रुका था। लेकिन उस 5 मिनट के बाद फिर शुरू वाला पोर्शन और बाद वाला पोर्शन कंटिन्यू रहा। मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग की एक जी सर। जॉइंट वीडियो बना के मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप बाद में भी उसको अगर देखना चाहें तो देख जी सकते सर। हैं। अच्छा, सर बीच में लिंक गया था तो एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था। हाँ, बताइए बताइए। जब जिसमें रिकवरी पे थे सर हम, जब जब ना, हाँ तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की। हाँ। ठीक। तो ये था कि पहले कौन सा हम रिकवर करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें या कैसे करें? देखो, कंफ्यूजन ये था। जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है उसके हिसाब से तो सबसे पुरानी डिमांड को सबसे पहले खत्म किया जाता है। लेकिन कई बार प्रैक्टिस में क्या लोग करते हैं कि पहले इंटरेस्ट वसूल लेते हैं उससे। कहते हैं इतने दिनों में जितना भी इंटरेस्ट लगा, पहले इंटरेस्ट दे दो हमको। लेकिन अगर आप सिस्टम पे देखेंगे, अगर आप सिस्टम पे जो उसका बाइफरकेशन आता है, तो वो हर महीने की डिमांड क्लियर करता हुआ चलता है, और उस डिमांड में वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी। आपने उस सिस्टम में देखा है वो वाला हाँ। स्ट्रक्चर? हाँ, ये स्ट्रक्चर देगा सर, इसी में हाँ कंफ्यूज हुआ ना। हाँ, हमारे यहाँ उसमें क्या क्या है कि जो बताता हो? स्किप हमारी है, उसमें हाँ, पहले प्रिंसिपल रिकवर करता है। नहीं नहीं, ना ना, सॉरी, प्रिंसिपल बिल्कुल सॉरी, नहीं। इंटरेस्ट रिकवर करता है। ये तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, दो ही मैंने नियम बताए हैं। जी। एक नियम तो ये कहता है सबसे पुरानी वाली जो ईएमआई और प्रिंसिपल है वो वसूल लीजिए, उसके बाद आके आते जाइए, और लास्ट में जो रुक जाएगी वो। अभी आपकी बात पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा अभी थोड़ी सी देर में। आप लोग बने रहिएगा। हाँ, और दूसरा है कि आप पहले इंटरेस्ट रिकवर कर लीजिए, क्योंकि वो आपने चार्ज कर लिया है कहाँ पे, प्रॉफिट में। आपने वो रिकवर कर लिया, उसकी एंट्री एडजस्ट हो गई, और फिर प्रिंसिपल धीरे धीरे। तो इसके लिए आपको जो आपका सिस्टम है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, चलिए, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज वो कर रहा हूं, एक टर्म लोन के जो अकाउंट होते हैं, टर्म लोन के अकाउंट में एक प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये अकाउंट एनपीए है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? कैसे पता लगाते हैं ये अकाउंट एनपीए है या नहीं? मैं बहुत छोटा तरीका बताऊंगा आपको, और जेन्युइन तरीका जो है, जिससे आप किसी भी टर्म लोन के बारे में जान सकते हैं कि आज की तारीख में ये अकाउंट एनपीए है या नहीं है। है किसी के पास कोई शॉर्टकट जिससे वो बता पाएगा कि ये अकाउंट एनपीए है या नहीं है? मैं आपको बहुत तरीका बताऊं, और ये जो मैं तरीका बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं आपको टर्म लोन का, कि कोई भी टर्म लोन एनपीए है या नहीं है उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास एक एक्सेल का कैलकुलेटर है, और आपके पास भी होगा, हो सकता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखते हैं। क्या देखते हैं? एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल से मतलब ये है कि स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी हाँ, देखिए। तो इसमें क्या है बेसिकली, आप यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, इसमें आप अमाउंट डालें। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है? 10 लाख का लोन लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और उसने ये लोन हमसे 10 साल के लिए लिया है, और हर साल में उसकी 12 किस्तें जाती हैं। और हमने आज की ही तारीख या कोई पुरानी तारीख देख ली, मान लिया हमने जनवरी 24 में लोन लिया हुआ है, ठीक है? तो जो भी लोन है उसकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दीजिए, और आपको देखना वो आज एनपीए है या नहीं है। तो आप आज की तारीख में आ जाइए इसमें। तो आज की तारीख अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 26, यानी ये वाली लाइन है, यानी कि ये जो 53 वाली जो लाइन है, ठीक है, लाइन नंबर 53, यानी अच्छा 53 नहीं दिख रहा आपको, अब दिख रहा होगा। लाइन नंबर 53 में आइए, और यहाँ पर उसका थियो बैलेंस है। थियो बैलेंस जानते हैं क्या होता है? थ्योरेटिकल बैलेंस। थियो बैलेंस का मतलब क्या है? थ्योरेटिकल बैलेंस, जिसमें उसका हर महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो ऐड होता जाता है, ठीक है? और एग्जैक्टली यहाँ दिखा रहा है कि जनवरी 26 में उसका थियो बैलेंस कितना होना चाहिए? 882 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 882। अगर उसका बैलेंस
882 और 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 13 3 जा 30 नहीं है 40,000, 882 प्लस 40,000 से ऊपर है तो वो अकाउंट एनपीए है। मेरा पॉइंट समझ में आया किसी को? आप एमोर्टाइजेशन शेड्यूल सॉफ्टवेयर से डालिए, इसमें पूरा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल का मतलब है कि ये कब ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो कब अकाउंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 को लोन दिया, 10 साल का लोन है, तो 1 जनवरी 34 को ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस लास्ट में जीरो दिखाई दे रहा कि लास्ट इतने की किस्त थी उसने दी और जीरो हो गया। तो आप जिस डेट में आज हैं तो लोन सैंक्शन की डेट वही डालना जो आपने दिया हुआ है, इसमें आप डालेंगे। अब मान लिया जो आज की तारीख है, जब आपको चेक करना, तो चेक अभी हम कर पा रहे थे कब, 2026 में हम चेक कर रहे थे। 2026 में इसका बैलेंस थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए था, जनवरी 26 में, सॉरी 876 होना चाहिए था। तो 876 उसका बैलेंस होना चाहिए था जनवरी 26 में, और 876 उसका बैलेंस उससे ज्यादा है। अगर इससे कम है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 3 ईएमआई ऐड करने के बाद अगर उससे ज्यादा है तो वो एनपीए की कैटेगरी में है, यानी उसने 3 ईएमआई अभी तक अपनी नहीं दी है, यानी उसका बैलेंस दिखा रहा है 864 दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। तीन इतना और प्लस 3 ईएमआई, यानी कि ऊपर को बढ़ेंगे आप, तो ऊपर को बढ़ेंगे तो 899 के आसपास अगर उसका बैलेंस है तो इसका मतलब वो अकाउंट आपका गड़बड़ वाला है। यही एक तरीका है जो बिल्कुल फूल प्रूफ तरीका है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और आती है जो आपका मोरेटोरियम पीरियड, बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि मोरेटोरियम का इंटरेस्ट का क्या होगा। कोई बता सकते हैं कि आपने हाउसिंग लोन में कोई वो दिया तो उसका मोरेटोरियम का क्या करते हैं आप, वो उसके रिकवर करते हैं इंटरेस्ट? सर, रिकवर करते हैं। हाँ, ये गलती बहुत लोगों ने करी है और उसका खामियाजा अब उनके अकाउंट एनपीए दिखाई दे रहे हैं कि शुरू के 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तो आप उससे कुछ लेते ही नहीं, और उसका इंटरेस्ट लग लग के, वो समझ लो 3 महीने का जब इंटरेस्ट आता है तो ही वो 90 दिन में एनपीए दिखाता है सिस्टम पे। आप कहते हो अरे अभी तो ड्यू नहीं हुई। इंटरेस्ट तभी देना है उसको, किसी भी हाउसिंग लोन या कार लोन अकाउंट में अगर मॉरिटोरियम दिया भी है आपने तो भी उसका इंटरेस्ट एटलीस्ट आना चाहिए। इस अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, देखिए 8,000 दिख रहा है इस अकाउंट का इंटरेस्ट, ये 8,333 तो उसे देना ही देना है, जो भी उसका इंटरेस्ट लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो उसको देना ही देना है, उसकी कोई माफी नहीं है। और अगर आपने 6 महीने तक इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में ऐड होके एक बहुत बड़ा अमाउंट बना देता है, और वो अकाउंट तो एनपीए 3 महीने बाद हो ही गया और उसकी कोई वो नहीं। तो उसने ईएमआई देनी थी 1 साल बाद से, बिल्कुल ओके है, लेकिन इंटरेस्ट उसे पहले महीने से ही देना है। तो जो भी हाउसिंग लोन है अपने कस्टमर को बहुत क्लियर बता दें ये बात कि भैया आपकी रेगुलर ईएमआई तो तब शुरू होंगी, लेकिन इतने दौरान आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका बहुत सिंपल एग्जांपल भी है। आप 20 लाख का लोन देते हैं तो अभी देते हैं 10 लाख, फिर देते हैं 3 लाख, फिर देते हैं 4 लाख। तो पहले 10 लाख का 2 महीने का इंटरेस्ट जो भी बनता है, फिर अगले 3 दे दिए तो अब 14 लाख का, 13 लाख का, ऐसे करके। ये पॉइंट समझ में आया जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था? सर पॉइंट तो समझ में आ गया ना सर इसमें। हम्म। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिएगा हमने 4 किस्त में उसे देना है और हमने हम्म। मोरेटोरियम 1 साल का दे दिया। हम्म। ठीक, जो हमने लास्ट फाइनल फाइनल किस्त ली वो अगर 10वें महीने में ले ली या 8वें महीने में ली, ठीक है, हम्म। तो फिर हमें रिशिड्यूल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नया ना, बिल्कुल अगर नहीं। हम रिशिड्यूल नहीं करते नहीं, हैं क्यों तो जो करना ईएमआई पड़ेगा? और इंटरेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं बैठता है। नहीं नहीं, तो वो मत होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमने तो साफ साफ उसे एक शब्द बोल रखे हैं कि जितना पैसा आप लेते जा रहे हो मोरेटोरियम की डेट तक, जितना पैसा इंटरेस्ट आपका लगेगा आपको पूरा जमा करना है, जिससे कि उस डेट में उसका अमाउंट वही होगा जो हमने लोन दिया है वहां, क्योंकि वो इंटरेस्ट सारा देते जा रहा है। ठीक है, तभी हम उसका वो कर सकते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है क्या, कि ये जो इंटरेस्ट है उसे रिकवर करना है
या नहीं करना है। अगर आपने उसमें कहा नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, उसके उस दौरान के इंटरेस्ट को जोड़ेगा और उसकी ईएमआई 10 लाख पे नहीं लगाएगा। 10 लाख के बाद मान लिया, इसी अकाउंट को एग्जाम्पल को देखते हैं, तो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे सर के ऊपर तीन जो ये इंटरेस्ट लगे हुए हैं, 10 लाख प्लस 8 या 24 25 हजार रुपए, तो 10 लाख 25 हजार की ईएमआई बनेंगी फिर। पर जो नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स ये कहते हैं हमारे वहाँ हाउसिंग लोन और उसकी जो भी स्कीम्स हैं, ईएमआई केवल लोन अमाउंट की बनती है। और वो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप उससे रेगुलर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे। और इस सॉफ्टवेयर का यूज आप तब भी कर सकते हैं, कभी कभी किसी अकाउंट में कुछ गलती हो गई, कैलकुलेशन वो हो गया, तो आपको रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो आपको ये समझ में नहीं आता कितने अमाउंट पे रीशेड्यूल करें। तो उससे पहले जो यहाँ पे थ्योरेटिकल बैलेंस दिखाई दे रहा है, जैसे मान लिया 1 जनवरी 25 में एक डेट दिखाई दे रही है यहाँ पे, जी। 1 जनवरी 25 में कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है, नौ 944। अच्छा। उससे बोलेंगे भैया आज की तारीख में तुम पहले अपना बैलेंस लाओ 944, जितना भी ऊपर है उस जमा करो। तब हम 944 से उसे ईएमआई बता देंगे कि अब तुम्हारी ईएमआई ऐसी होगी। या कई बार क्या होता, उसको हमने कहा कि ठीक है ये इंटरेस्ट हम एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, अगर इंटरेस्ट इसमें ऐड कर लें तो उसके बाद फिर ईएमआई बनेगी। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा वहां पे। ठीक है, जी सर। चलिए। तो अभी आपको बैंक की क्लोजिंग वगैरह भी करनी होगी, और मेरी तरफ से ये सेशन जो है, और ऑफिस से कोई अगर जुड़े हुए हैं, हेड ऑफिस से कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो स्वागत है। अभी मीटिंग तो सर खत्म हुई, लेकिन ये था कि पता ही नहीं चला मीटिंग के खत्म होने का। इतना हम्म, इंटरेस्टिंग सेशन रहा हम लोगों के लिए। चलिए और थैंक यू। ठीक है, हमारे ब्रांच मैनेजर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी सीखने का काफी अवसर प्राप्त हुआ इसमें। और जो हमारा आपसे निवेदन है कि आप बीच बीच में हमारी हेल्प करते रहिएगा। डीजीएम सर अभी है नहीं यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक। लेकिन आपने जैसे इससे पहले भी केवाईसी वाला सेशन लिया था, उससे भी काफी जी हेल्प मिली थी हम लोगों को। तो इस तरीके से हमारा निवेदन आपसे रहेगा कि आप इस तरह की क्लासेस लेते रहें। और सर जो आज का रिकॉर्डेड वीडियो है वो जरूर हमें शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो ये कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर था अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वाला, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमें भेजिएगा। चलिए जी, बहुत समय देने के लिए बढ़िया बहुत है। बहुत धन्यवाद सर आपका। हम लोगों का एक्चुअली क्या है, ये ट्रेनिंग शेड्यूल बैंक के काम के बीच में है, तो हमारे को बैंक का काम भी करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का माइंड थोड़ा दाएं बाएं भी रहता है। लेकिन मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी और उसका वो सॉफ्टवेयर भी, जब आप टर्म लोन में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में फंसे, और वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इसलिए फंसते हैं कि हम लोग अकाउंट सही से नहीं खोलते हैं, खासकर ठीक से है। हाउसिंग लोन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हाउसिंग लोन खोलते समय अगर हम हर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली देंगे, तो सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग ही निकालेगा। ठीक है, तो आप जी सभी का धन्यवाद, डीसीबी चमोली का धन्यवाद, जीएम साहब का धन्यवाद, डीजीएम साहब का धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतनी देर मुझको सुना। थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि हमारा नेटवर्क में थोड़ा 5-7 मिनट के लिए दिक्कत आई थी। मैं इसकी दोनों रिकॉर्डिंग को क्लब करके एक सिंपल वीडियो बना के दे दूंगा, अगर आप इसका यूज करना चाहें तो फ्यूचर में कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरह से आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक